शो स्टार्ट होने से पहले टिकट कटाओ, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड you're watching द संडे शो। न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। यूपी के अयोध्या में एक कपल के इंटीमेट होने के बाद आसपास के लोगों ने उनके साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद पूरे इंटरनेट पर हंगामा मच गया। लोगों ने कहा कि भाई ये क्या बात हुई, किस करने पर अब पिटाई लग रही है? प्यार पे पाबंदी लगाई जा रही है और उसमें तो लव जिहाद का एंगल भी नहीं है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? Now, just to be a little fair here, जो सरयू नदी में एलिजिडली एक धार्मिक स्थान के सामने एक घटना हुई, यहां पर सिर्फ किसिंग नहीं हो रही थी, सिर्फ पीडीए नहीं था। अगर आप वीडियो पूरी तरीके से देखेंगे तो पीडीए मैक्स प्रो हो रहा था वहां पर। पॉइंट नंबर 2, ये कोई नॉर्मल वाटर पार्क नहीं था। एक धार्मिक स्थान के सामने घाट पर जहां पर श्रद्धालु आए हुए थे, फैमिलीज भी थी, तो किसिंग वॉज नॉट द राइट थिंग टू डू। मतलब अपनी लिबरल आइडियोलॉजी एक तरफ, आप भी नहीं चाहोगे कि आप अपने माँ बाप के साथ कहीं पूजा की थाली लिए खड़े हो और बगल में कोई प्रेम प्रसंग चालू कर दे। मतलब इवन इफ इट इज नॉट रॉन्ग, इट डजंट फील राइट ईदर। हर सोशल एनवायरनमेंट के अपने अनसेट प्रोटोकॉल्स होते हैं, और आलोकनाथ वाली जगह पे भैया इमरान हाशमी क्यों बन रहे थे ये नहीं पता। एंड हैविंग सेड दैट, चलो भाई उसने गलती की, मारने थोड़ी लगोगे उसको। तुम लोग ने तो आरती ही उतार दी उसकी। अगर होठ चलाना गलत था तो हाथ चलाना कौन सा सही था भाई? क्या कह रहे, बुलडोजर चला देते? और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सिर्फ 3 लोगों ने देखा होगा जो हुआ, बाकी 30 तो सिर्फ हाथ साफ करने आए थे। और कुछ लोग तो इतने गुस्से में गाली देने आए जैसे अपनी नहीं उनकी वाइफ के साथ किस कर रहा था वो। जली ना, तेरी भी जली ना। नाउ जोक्स अपार्ट, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये घटना एक धार्मिक स्थान के सामने हुई, उसके अलावा वहां लोग भी थे और मारपीट भी हुई, तो काफी खराब न्यूज बनी। मतलब सिर्फ इतना बोला जा सकता था इन भाई साहब से कि भाई साहब ये यहां अलाउड नहीं है, थोड़ी मर्यादा रखिए, एंड ऑल ऑफ दिस एम्बैरेसमेंट कुड हैव बीन अवॉइडेड। लेकिन क्या किया जाए, सेक्स एजुकेशन और सेक्स एजुकेशन, हमारे देश में इन तीनों चीजों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अगली बड़ी खबर रही असम से। जैसा कि आप जानते हैं कि बीते कई हफ्तों से असम बाढ़ की चपेट में आया हुआ है। ऑलमोस्ट पूरा स्टेट बाढ़ की चपेट में आया हुआ है। सिलचर जैसे शहर तो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। असम के लोगों को बिजली, खाना, पानी जैसी बेसिक चीजों के बिना गुजारा करना पड़ रहा है। और जहां एनडीआरएफ और आर्मी दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हैं, असम के लोकल्स भी सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके वहां की हालातों को बता रहे हैं। दिन में जूझते हैं फ्लड से और रात को चोरों और डकैत से। हेल्पलाइन नंबर में कॉल करे तो करे कैसे? आसाम का फिलहाल यह है कंडीशन और किसी को भी खबर नहीं है। टॉकिंग अबाउट नंबर्स, 32 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आए हैं। 50 लाख लोग अफेक्ट हुए हैं, 100 लोगों की मौत हो चुकी है और 1 लाख से ज्यादा लोग इस टाइम पर रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। आसाम की इतनी बड़ी त्रासदी पर देखिए टीवी न्यूज की ये रिपोर्ट। अच्छा, कवर नहीं कर रहे क्या वो? बट यार न्यूज में आसाम तो सुनने को आ रहा है। अच्छा, वहां महाराष्ट्र के विधायक पहुंचे हैं इसलिए। चलो महाराष्ट्र की कहानी भी बताता हूं, बड़ी मजेदार है। दरअसल इन दिनों महाराष्ट्र में एज यूजुअल पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। आपको पहले बेसिक समझा देता हूं। हाँ, ये कर लो पहले। देखिए, महाराष्ट्र असेंबली में इस टाइम पर मेजोरिटी के लिए चाहिए 145 सीट्स, जिसे इस वक्त शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने गठबंधन करके बनाया है। #कोलैब फॉर कोलैब। इस गठबंधन को कहते हैं MVA, महाविकास अघाड़ी। अब एंट्री होती है शिवसेना के एमएलए एकनाथ शिंदे की उर्फ मॉडर्न डे विभीषण। ये हाल ही में शिवसेना के 21 एमएलए को लेकर सूरत पहुंच गए और वहां से सीधा बाद में आसाम गए और एमएलए की जो संख्या थी वो भी बढ़ के 40 के पार हो गई। अब क्योंकि ये जो विधायक हैं ये बागी हो गए हैं, तो सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं रहेगी और सरकार गिर सकती है। अब सुलह भी हो सकती है, असेंबली भी डिसॉल्व हो सकती है, दोबारा चुनाव भी हो सकते हैं और बीजेपी भी बोल सकती है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, चलो हम सरकार बनाते हैं। कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं। फिलहाल नेताओं का मार्केट लगा है और देखने वाली बात ये होगी कि शॉपिंग स्किल्स किसकी ज्यादा अच्छी है। सफेद कपड़ा। अबे यार, बोला तो ऑरेंज टी-शर्ट निकाल के रखना। तो चलो भाई, ये तो थी इस हफ्ते की कंट्रोवर्सीज। अब नजर डालते हैं उन खबरों पर जो आपको पता होना जरूरी है। असम के बारे में तो आप जानते ही हैं, वहां बाढ़ के हालात हैं। लेकिन एक और ऐसा हमारा पड़ोसी देश है जहां पर एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर आया इस हफ्ते, और वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इस हफ्ते 6.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आया है। इस भूकंप में 3000 से ज्यादा लोगों के घर टूट गए और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब जो अफगानिस्तान में हुआ वो वाकई में दुखद है, क्योंकि वही देश है जहां के लोग हाल ही में अभी तालिबान के एक्सट्रीमिज्म से पीड़ित रहे हैं। उसके पहले कई दशकों से वहां पर वॉर लाइक सिचुएशंस बने हुए थे और अब यह अर्थक्वेक आ चुका है।
अच्छा, एक न्यूज जो आपको सुनाई दी होगी खासकर सोशल मीडिया पर, वो आई अमेरिका से, जहां पर वहां की सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 50 साल पुराने डिसीजन को रिवर्स कर दिया और अबॉर्शन यानी कि गर्भपात को बैन कर दिया। रो वर्सेस वेड की आपने बहुत सारी हेडलाइंस देखी होंगी। अच्छा, अब ये समझना जरूरी है कि ये जो अबॉर्शन का मसला है, ये अमेरिका की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आज से नहीं हमेशा से। 1973 में, लगभग आज से 50 साल पहले, जेन रो नाम की एक प्रेग्नेंट महिला थी, जिनके केस में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था कि जो अबॉर्शन है उसको उन्होंने लीगलाइज कर दिया था। और इस हफ्ते जो डिसीजन लिया गया उसमें उन्होंने कंट्री वाइड अबॉर्शन को बैन कर दिया। मतलब अब वहां के जो अमेरिका की स्टेट्स हैं वो अबॉर्शन पे अपने लॉज बना पाएंगे, और जो अमेरिका की साउथ और वेस्टर्न स्टेट्स हैं वो जनरली कंजर्वेटिव होते हैं, इसलिए माना जा रहा है कि वहां पर अबॉर्शन बैन कर दिया जाएगा। अच्छा, ये समझना जरूरी है कि इंडिया की तरह अमेरिका में भी कंजर्वेटिव और लिबरल्स, ये दो ऐसे तबके हैं जिसमें जनता बटी रहती है। कंजर्वेटिव जनरली प्रो लाइफ होते हैं और लिबरल्स जो होते हैं वो प्रो चॉइस होते हैं। मतलब उनका मानना होता है कि गर्भपात का निर्णय और अधिकार सिर्फ महिला का होना चाहिए। और इस हफ्ते जो प्रोटेस्ट देखा गया वो ज्यादातर लिबरल तबके की तरफ से ही देखा गया। अच्छा, अगर हम अपने देश इंडिया की बात करें तो यहां पर ये कानून है कि 1971 के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंतर्गत प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते तक एक महिला को पूरा अधिकार होता है कि वो अपना गर्भपात करा सकती है। और अगर आप ये डिबेट अराउंड जो अबॉर्शन चल रहा है, अगर आप इसका A to Z जानना चाहते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस में अपूर्वा विश्वनाथ ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, आप ये जाके पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। द्रौपदी मुर्मू, ये नाम याद रख लो क्योंकि बहुत ही जल्द ये आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि अब रामनाथ कोविंद के बाद द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की अगली राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट बनेंगी। जहां ऑपोजिशन सरकार के एक बड़े क्रिटिक यशवंत सिन्हा के नाम पर पुष्टि जाती है, वहीं बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू के नाम को आगे रखा है। ये उड़ीसा से हैं और एक आदिवासी महिला हैं, और अगर ये हमारे देश की प्रेसिडेंट बनती हैं तो एक ऐतिहासिक निर्णय होगा। अच्छा, अगर आप या आपके घर में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ध्यान से सुनना। इस हफ्ते सरकार ने एक डायरेक्टिव निकाला है और ये आदेश दिए हैं कि अब कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या फिर क्लाउड स्टोरेज जैसे कि गूगल ड्राइव को यूज नहीं करेगा, और इसकी वजह है राष्ट्रीय सुरक्षा। दरअसल होता क्या है कि जो VPN होते हैं वो एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज करते हैं, जिसकी वजह से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का IP एड्रेस ट्रेस नहीं किया जा सकता। तो इनकेस अगर कोई घटना होती है तो पकड़ना मुश्किल हो जाता है, और जो कि सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनके फोन में इंपॉर्टेंट डेटा होता है, इसलिए सरकार ने सर्कुलर जारी किया है। चलिए अब थोड़ी फाइनेंस न्यूज की बात कर लेते हैं, यानी कि कंपनी, स्टार्टअप्स, इकोनॉमी वगैरह वगैरह। पिछले कई हफ्तों से खबर आ रही थी कि कई सारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको फंडिंग मिल रही थी और अब वो यूनिकॉर्न बन रहे थे, बट इस हफ्ते एक पैसिव न्यूज है। तो हुआ यूं है कि यूक्रेन वॉर के बाद और अमेरिका में अब जो इन्फ्लेशन आया है और कई सारे ग्लोबल फैक्टर्स के बाद इन्वेस्टर्स ने मार्केट से अपने हाथ थोड़े पीछे खींच लिए हैं, जिसकी वजह से जो स्टार्टअप्स हैं उनकी फंडिंग में रुकावट आई है। तो अब स्टार्टअप्स में ले ऑफ्स हो रहे हैं, यानी कि जॉब्स जा रही हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स जो हैं वो अब रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, अपने खर्चे कम कर रहे हैं, अपना मैन पावर कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफी सारी जॉब्स जा रही हैं। और इस साल अब फनी न्यूज बताऊं थोड़ी। चलिए अब देखते हैं थोड़ी नॉनसेंस न्यूज। मैं आपसे उससे पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब आपका किसी का मजाक करने का मन करता है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? अननोन नंबर से फोन लगाकर किसी की फिरकी लेते हैं। हाँ पिंटू, पुराना उधार क्लियर नहीं किया तुमने? क्या शिवानी? कौन शिवानी? पिंटू बोल रही तुम? या सोते हुए इंसान की मार्कर से मूछें बना देते हैं, या जब कोई नहा रहा हो तो बाथरूम की वाटर सप्लाई बंद कर देते हैं। अब सुनो जयपुर के एक 13 साल के बच्चे की कहानी जिसका मजाक करने का मन किया। इस बालक ने अपने ही माँ बाप का फोन और सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया और फिर उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर अश्लील सामग्री पोस्ट कर दी। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई, रुको जरा, सबर करो। इसने अपने ही घर में छोटे छोटे ब्लूटूथ के चिप्स लगा दिए ताकि घर वालों को लगे कि उनकी कोई जासूसी कर रहा है। वो लोग खौफ में आ गए, उन लोगों ने पुलिस कंप्लेन कर दी। बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई साइबर क्राइम पे, तो पता चला कि दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शाकाल अपने ही घर में है। इसको देख के पता चलता है कि कुछ जानवर अपने ही बच्चों को क्यों खा जाते हैं। मैं तो बस ये सोच रहा हूं जब पता चला होगा तो क्या कुटाई हुई होगी इसकी। I'm sorry पापा। अच्छा देखो, आपने पुराने अगर एपिसोड रेगुलरली फॉलो किए होंगे तो आपको पता होगा कि आजकल हमारे देश में शादी करने में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को बस कलेश करना है। लोगों के पास शादी कंप्लीट करने के कम कैंसिल करने के बहाने ज्यादा है। शाहजहांपुर में एक दूल्हे ने शादी इसलिए कैंसिल कर दी क्योंकि दूल्हा पक्ष और दुल्हन पक्ष में यह विवाद हो गया था कि भाई जो बारात आई थी
उसके बैंड की पेमेंट कौन करेगा? लड़ाई हो गई तो उन्होंने कहा कि शादी कैंसिल। भाई कैंसिल करो इसको, कैंसिल करो। अबे यार, एंड एज यूजुअल एंड एज एक्सपेक्टेड ये घटना भी यूपी से ही है, जहां शादी कैंसिल होती ही रहती है। कभी भाई बारात में एफआईआर हो जाती है, कभी मिठाई के चक्कर में शादी कैंसिल हो जाती है, कभी दुल्हन का मन बदल जाता है तो वो बारात लौटा देती है। तो अगर आप यूपी से हैं और शादी के लायक हैं तो संभल के रहें, चांसेस आर कि आपकी सिटी में उबर राइड से ज्यादा शादी कैंसिल हो रही हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, क्या आपको पता है कि जल्द ही ऑडी के ई रिक्शा आने वाले हैं? एक जर्मन इंडियन स्टार्टअप है जो ऑडी ई-ट्रॉन के यूज्ड इंजन्स ई रिक्शा बना के बेचेगा, ऐसा प्लान है और इसका प्रोटोटाइप भी सामने आ गया है। मारुति की एस्प्रेसो से अच्छा तो ऑडी का ई रिक्शा लग रहा है, नहीं? मैं तो कहता हूं इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर साउथ दिल्ली के कबीर कि भाई जैसी एक आए खरीद लेना, कि तुम्हारी गेड़ियां भी तुम मार लोगे हैं, स्नैप स्ट्रिक भी तुम्हारी बरकरार रहेगी, कुछ पैसे भी कमा लोगे और पिताजी ताने भी नहीं दे पाएंगे, है ना? हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। अच्छा, अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो अगली खबर थोड़ा ध्यान से सुनना। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF, इन्होंने हाल ही में एक एस्ट्रोलॉजी फर्म यानी कि एक ज्योतिष को हायर किया ताकि अपनी टीम को मोटिवेट कर सकें, और उसके लिए 16 लाख रुपए पे किए। मतलब फुटबॉल टीम को मोटिवेट करने के लिए एलिजिडली टाइम्स नाउ में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने ज्योतिष को हायर किया और उसे 16 लाख रुपए दे दिए। इसको बेंच पे बिठाओ, इसको नहीं खिलाएंगे। बट सर, ये लीडिंग गोल स्कोरर है टीम का, इसको सेंटर फॉरवर्ड नहीं खिलाएंगे तो चांसेस कैसे बनेंगे? अरे क्या बात कर रहा है, दिख रहा है जैसा खराब है, उसकी सनी का प्रकोप है। सर बट ये दूसरे वाले लड़के को खिलाओ, ये बढ़िया खेलेगा। अरे सर, फिजियो है वो। तुम बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। सर बट मैं तो कोच हूं। हाँ तो तुम जाओ, तुम्हारी भी ग्रह दिशा खराब लग रही मुझे। अच्छा देखो, ये तो सब जानते हैं कि आजकल के जमाने में लोग YouTube से बहुत कुछ सीखते हैं। आप बस YouTube पर हाउ टू सर्च करो, आपको हर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हाउ टू मेक पिज्जा एट होम, हाउ टू टॉक टू अ गर्ल, हाउ टू प्ले गिटार, हाउ टू डू मेकअप, हाउ टू ड्राइव अ कार। मिल मेरे को कई बार। लेकिन नोएडा के कुछ बालकों ने तो हद ही कर दी। उन्होंने YouTube से कार चोरी करना सीख लिया और कार चोरी कर भी ली। फिर जब पुलिस ने इनको पकड़ा तो इन्होंने बताया कि सर हमने तो ये YouTube वीडियोस से सीखा है। मतलब लोग YouTube वीडियोस देख के बहुत इंस्पायर होते हैं। कोई मेरी वीडियो देख के बारात मत लौटा देना बस। महाराष्ट्र में एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसको हम प्यार से ATM के नाम से भी जानते हैं, उसमें एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से यानी कि तकनीकी खराबी की वजह से वो इनपुट वैल्यू से 5 गुना ज्यादा पैसे निकाल के देने लगा। यानी कि अगर आपने 2000 रुपए डाले तो वो 10,000 रुपए निकाल के देने लगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे ना। ऑब्वियसली इस ATM की खबर आग की तरह फैली और कुछ ही समय में लोग लंबी लंबी लाइन लगाकर इस ATM के बाहर खड़े होने लगे। बताओ किस्मत, ऐसा टेक्निकल ग्लिच मेरे साथ नहीं होता, मेरे तो बस टेलीप्रॉम्प्टर खराब होता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? चलिए इस हफ्ते की पॉजिटिव न्यूज से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको एक हीरो से मिलाता हूं। मिलिए मोनिका खन्ना से। ये एक पायलट है और इन्होंने एक प्रेशर सिचुएशन को इतनी कूल तरीके से हैंडल किया कि भाई धोनी भी चीनी कम चाय लगे। तो भाई हुआ यूं कि पटना से दिल्ली जा रही थी एक स्पाइस जेट की फ्लाइट जिसे मोनिका खन्ना जी चला रही थी और उसमें लगभग 200 लोग सवार थे। और फिर बाद में एक पक्षी से टकराने की वजह से इस प्लेन में डैमेज हो गया और इसके इंजन से चिंगारियां निकलने लगी। सोचो कैसा हो आप जिस फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो उसके इंजन में आग लग जाए। मशीन बाद में इंसानों का पहले धुआं निकल जाएगा। लेकिन मोनिका वाज अ ट्रेन्ड पायलट एंड शी हैंडल्ड द सिचुएशन वेरी केयरफुली। इन्होंने फर्स्ट ऑफिसर बलजीत सिंह भाटिया की मदद से मेन इंजन ऑफ किया और बोला, हे भगवान, हमसे जो भी पाप हुए हैं, हे भगवान, हमसे जो पाप हुए हैं उन्हें माफ करना, उन्हें माफ कर दो। हम तेरी शरण में आ रहे हैं। फेंक। मतलब दूसरे इंजन की मदद से फ्लाइट लैंड करवा दी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। असम में जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों बाढ़ आई हुई है और जैसा कि हर नेचुरल कैलामिटी में होता है कि जो आर्मी के जवान होते हैं वो सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशंस में लग जाते हैं। हम फर्स्ट। ऐसे में बात करते हैं कैप्टन रूपम दास की। जब ये रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए थे तब उसी वक्त इनकी खुद की फैमिली भी बाढ़ में फंसी हुई थी। एंड दैट टेल्स अ लॉट अबाउट द डिसीजंस डिफेंस पर्सनल हैव टू मेक कि उन्हें हमेशा अपने देश को पहले रखना होता है, अपनी ड्यूटी को पहले रखना होता है, अपनी फैमिली को बाद में। अच्छा ध्यान से सुनना क्योंकि हो सकता है कि आपको विश्वास ना हो। वडोदरा की रामबाई ने नेशनल ओपन मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में 45 सेकंड के अंदर 100 मीटर रेस कंप्लीट करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। अब बड़ी बात यह है कि इनकी जो उम्र है वो है
105 साल। क्या बोला तूने? इन्होंने 105 साल की उम्र में 100 मीटर रेस दौड़ी है। आई मीन दिस इज इनक्रेडिबल। तुम सोचो, जब देश का इंडिपेंडेंस हुआ था तब ये अपने 30s में थी। इनके अचीवमेंट का अंदाजा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हो कि ये रेस में अकेले दौड़ी थी, क्योंकि 85 साल से ऊपर का तो कोई पार्टिसिपेंट ही नहीं था। फॉर दिस आयरन लेडी एज इज नॉट इवन अ नंबर, इट्स अ मिथ। और एक तुम हो, 50 मीटर चलने में भी मौत आती है, बेड पर खाना चाहिए, 11 बजे सो के उठ रहे हैं, यूजलेस। मजे की बात यह है कि रामबाई ने पिछले साल ही यानी कि 104 साल की उम्र में दौड़ना शुरू किया, विच प्रूव्स दैट इट्स नेवर टू लेट। अच्छा, उम्र के जबड़े से सक्सेस छीनने वाली एक और कहानी सुनाता हूं। यह है कल्पना जी, महाराष्ट्र की हैं। इन्होंने इसी साल एसएससी का एग्जाम क्लियर किया है, स्कूल छोड़ने के 37 साल यानी कि 37 इयर्स बाद। इनके बेटे ने लिंक्डइन पर पोस्ट शेयर कर इनकी अचीवमेंट की कहानी सबको बताई। एंड दिस प्रूव्स दैट इट्स नेवर टू लेट। इट्स नेवर टू लेट टू ईदर रन अ मैराथन, टू क्लियर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम और टू सब्सक्राइब टू अ गुड चैनल। बड़ा हरामी हो बेटा। अब नजर डालते हैं कुछ इस हफ्ते के फेवरेट मीम्स एंड कमेंट्स पर। गंगू जी कहती है, व्हाट्स रॉन्ग विद हॉर्स ट्रेडिंग? अब इन लिबरल्स को हॉर्स से भी प्रॉब्लम हो गई? आई डोंट नो, आई एम अ कैट पर्सन। कॉमर्स ट्रेंड्स लिखती हैं, समर ब्रेक इज गोइंग ऑन बट माय स्टूडेंट्स वॉच योर वीडियो एंड देन वी ऑल टुगेदर चैट एंड डिस्कस द टॉपिक। थैंक यू। पर आप लोग डिस्कस क्या करते होंगे? आयुष गुप्ता ने ट्वीट किया है, माय जीएफ ब्रोक अप विथ मी बिकॉज आवर ज़ोडिएक साइंस सेड वी आर इनकम्पैटिबल। अपनी जैमिनी। इलॉन मस्क, मेरे को उसका यूजर नेम ही बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरी लाइफ टपरवेयर जैसी हो गई है, सिर्फ मम्मी को फर्क पड़ता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आर यू एशियन? ये वाई? विच नीज आर यू? व्हाट ब्रो? चाइनीज, कोरियनीज, जापानीज, वियतनामीज, बैंगलिनीज, इंडियनीज, पाकिस्तानीज, नहीं पाकिस्तानीज इज नॉट, अफगानिस्तानीज, मलेशिनीज, श्रीलंकनीज। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? आदित्य वारे इज वॉचिंग द शो ऑन द लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया। सर, लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट आई एम प्रिटी श्योर चेन्नई में है ना? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मरीना बीच। रोजी अहमद इज वॉचिंग योर शो सिटिंग इन एन अपार्टमेंट वेयर द व्यू ऑफ 101 एंड द एलिफेंट इज वेरी प्लेजेंट टू सी। हाथी कहां से दिख रहे हैं भाई? नारायण शर्मा इज वॉचिंग द शो फ्रॉम द प्लेस नोन एज मिसाइल सिटी ऑफ इंडिया। ये मुझे गूगल करके देखना पड़ेगा। मिसाइल सिटी ऑफ इंडिया, मिसाइल सिटी ऑफ इंडिया, बालासोर इन उड़ीसा। कंप्यूटर जी लॉक किया जाए। रविकरण एन कांबले इज वॉचिंग फ्रॉम द शुगर सिटी ऑफ कुंडा नगरी, स्वीट डिश कुंडा। अरे राजा भैया की जगह से हो हैं। वॉचिंग फ्रॉम द सिटी ऑफ रॉबिन हुड एंड ट्रेंट ब्रिज क्रिकेट ग्राउंड। सर, ट्रेंट ब्रिज आई डोंट नो किस सिटी में है, और लाइक ब्रिटेन में ही है। और एक तो, और दूसरी बात, कोहली ने वहां सेंचुरी मारी है, बहुत सेफ है ये कहना, क्योंकि उसने हर जगह ही सेंचुरी मारी है। जाहिर उर रहमान सिद्दीकी इज वॉचिंग फ्रॉम द सिटी ऑफ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। सर, 6th से लेके 10th के बीच में कहीं तो हिस्ट्री सिविक्स में पढ़ा है हमने कि खड़गपुर ना IIT भी है ना वहां पे, मैं क्लियर नहीं कर पाया जो। तरनवीर कौर सांधु इज वॉचिंग द शो फ्रॉम द इंडियन सिटी ऑफ मशरूम विच इज सोलन इन हिमाचल प्रदेश। 1 किलो भिजवा दो। श्रुति भगत इज वॉचिंग फ्रॉम द सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया। ओके, आई डू नॉट नो विच इज द सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया। आप कमेंट करके बताओ प्लीज। अगर आप भी शो में फीचर होना चाहते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है, बस शो देखते हुए अपनी एक सेल्फी लेनी है, उसे और सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पे अपलोड करना है, #SundayWithSarthak यूज करना है और अपनी सिटी की कोई एक हिंट, एक स्पेशलिटी बतानी है। अगर पता होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं पता होगा तो गूगल करके बता दूंगा। ये था इस हफ्ते का शो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। पिछले हफ्ते का शो आपको इधर मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए एज यूजुअल टाटा बाय बाय, शब बखैर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।